हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी छात्र हैं, आज हम उनका जो सब्जेक्ट बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल है, BEE जो सब्जेक्ट है, आज हम इसके चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट यानी कि डीसी सर्किट का अवलोकन के इम्पोर्टेंट टॉपिक संधारित्र यानी कि कैपेसिटर और इससे जो संबंधित परिभाषाएं हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसके पहले हमने ओम का नियम और जो कुछ छोटी-मोटी परिभाषाएँ थीं, उनको हमने बता दिया है इसके पहले की वीडियो में। तो आप जा कर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं यदि अभी ने आप तक देखा नहीं है। और अभी तक आपने हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बाकी देखते हैं कि हमारा संधारित्र क्या होता है। तो देखिए, संधारित्र कैपेसिटर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या होता है? संधारित्र एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो विद्युतीय क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में ऊर्जा का संग्रह करता है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संधारित्र में पर्याप्त मात्रा में आवेश का संग्रह किया जा सकता है। तो भैया देखो, जो हमारा संधारित्र होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा आवेश होता है, आवेश पता है ना, आवेश का हम जो आवेश का हम संग्रह करते हैं जिसमें, वही क्या होता है, हमारा संधारित्र कहलाता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में ऊर्जा का संग्रह करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम आवेशों का संग्रह कर सकते हैं, आवेशों को इकट्ठा कर सकते हैं, हमारा संधारित्र कहलाता है। तो आशा करते हैं संधारित्र की जो भी परिभाषा थी आपको समझ में आई होगी। और संधारित्र का जो प्रतीक होता है, देखिए इस प्रकार से संधारित्र को प्रदर्शित किया जाता है। 2 प्लेटें होती हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से हमारा संधारित्र का प्रतीक होता है। तो देखते हैं संधारित्र से संबंधित धारिता क्या होती है। तो देखिए, धारिता देखिए क्या होती है, संधारित्र के आवेश संग्रह करने के गुण को धारिता कहते हैं। तो जो हमारा संधारित्र होता है, जैसे कि हमारा संधारित्र है, यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमारा संधारित्र है। अब देखिए, ये जो संधारित्र हमारा है, ये जो इतना आवेश संग्रह करेगा, जितना आवेश स्टोर करेगा, उसके गुण को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। कि कितना आवेश ये संग्रह कर सकता है, कितना आवेश एकत्रित कर सकता है, वही उसका जो गुण होगा क्या कहलाएगा, धारिता कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसे फैरेड एफ में प्रकट किया जाता है। जो धारिता हमारी होती है उसको एफ से प्रकट करते हैं कि, और यहाँ पे देखिए चूंकि फैरेड बहुत बड़ा मात्रक है, अतः व्यावहारिक रूप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे दिखाते हैं आपको कि व्यावहारिक रूप में धारिता छोटी इकाइयों यूनिट में प्रकट की जाती है, जैसे माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड, पिकोफैरेड। तो हमारा जो फैरेड है, धारिता का जो मात्रक फैरेड है, वो बहुत बड़ा मात्रक है। तो उसके यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, उसको ना यूज करके हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड, पिकोफैरेड। अब यहाँ पे थोड़ा संबंध समझ लीजिए कि 1 माइक्रोफैरेड बराबर क्या होता है, 10 की घात -6 फैरेड होता है। और 1 नैनोफैरेड बराबर क्या होता है, 10 की घात -9 फैरेड होता है। और 1 पिकोफैरेड बराबर क्या होता है, 10 की घात -12 फैरेड होता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक संधारित्र की जो परिभाषा थी, उसके जो प्रतीक थे और जो फैरेड की परिभाषा थी, वो आपको समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि किसी संधारित्र की धारिता का सूत्र C बराबर एप्सिलॉन नॉट ER इंटू A बटे D। अब देखिए यहाँ पे जो ER है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो A है क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल है। ER क्या है, ER हमारा जो होता है वो होता है, क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे जो E नॉट है विद्युतशीलता है, और यहाँ पे जो स्मॉल d है हमारा क्या है, वो दूरी है, प्लेटों के मध्य की दूरी है। और ER भी हमारा क्या है, विद्युतशीलता है। तो देखिए ये हमारा C बराबर E नॉट ER बाई A हमारा क्या होता है, संधारित्र का धारिता का फार्मूला होता है, धारिता ज्ञात करने का फार्मूला ये होता है। तो अब देखिए आगे क्या है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, जो हमारा संधारित्र होता है और इसकी जो धारिता होती है, धारिता का मतलब समझ रहे हैं ना, आवेश संग्रह करने का जो गुण होता है संधारित्र का, वही उसकी धारिता कहलाता है। तो धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, चलिए हम उसको देखेंगे। पहला कारक क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल।
प्लेट एरिया, तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई संधारित्र है इस प्रकार से, अब ये जो इसका प्लेट है यहाँ पे, इसका जो क्षेत्रफल होगा, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, ये मान लीजिए एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है यहाँ पे, ये बड़ी प्लेट है, और तो इसका क्या हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसकी धारिता भी उतनी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा धारिता उतनी ज़्यादा होगी। जैसे चित्र एक ये है तो इसकी धारिता इसके चित्र दो के बजाय कम होगी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। तो यहीं पे कह रहा है कि प्लेटों का क्षेत्रफल जो होता है, संधारित्र की प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है धारिता के समानुपाती होता है, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ने से या बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। धारिता का मतलब आवेश संग्रह करने का जो गुण होता है वो बढ़ जाता है। अब अच्छा, अब देखिए बढ़ता क्यों है, मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा दिए तो धारिता क्यों बढ़ जाती है, उस कारण को चलिए देखते हैं। इसका कारण यह है कि प्लेट क्षेत्रफल बढ़ने पर एक दिए गए क्षेत्र बल अर्थात प्लेटों की बोल्टता पर अधिक फील्ड फ्लक्स अर्थात प्लेटों द्वारा एकत्रित आवेश की मात्रा अधिक हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना जितना बड़ा ड्रम होगा, जितना बड़ा डब्बा होगा, उसमें ज़्यादा हम आवेश उसमें हम ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं, जितना छोटा होगा उसमें कम रख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, जितना बड़ा एरिया होगा, उसमें हम ज़्यादा आवेश को एकत्रित कर सकते हैं, जितना छोटा एरिया होगा उसमें कम आवेश को एकत्रित कर सकते हैं। तो कारण यही है इसका कि प्लेटों की वोल्टा पर अधिक फील्ड फ्लक्स अर्थात प्लेट द्वारा एकत्रित आवेश की मात्रा अधिक हो जाती है। तो यही कारण है कि प्लेटों का क्षेत्रफल जो होता है बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है। तो आशा करते हैं ये कारण आपको समझ में आया होगा। और देखिए दूसरा कारक क्या है कि प्लेटों के मध्य की दूरी। अब देखिए संधारित्र की धारिता प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सी व्युत्क्रमानुपाती 1/d। अतः प्लेटों के मध्य की दूरी कम करने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखिए क्या समझेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे है हमारा, मान लीजिए संधारित्र है, उसकी एक प्लेट ये है और एक मान लीजिए संधारित्र है और इसकी प्लेट ये है। तो इसकी जो दूरी है स्मॉल डी यहाँ पे और इसकी जो दूरी स्मॉल डी यहाँ पे है। अब देखिए अगर ये दूरी जितना कम होगी, ये दूरी जितना कम होगी, उसकी धारिता क्या होगी, उतना ही ज़्यादा होगी। धारिता क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये दूरी जो जितना ज़्यादा होगी धारिता क्या होगी, कम होगी। धारिता कम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब दूरी को हम जितना कम करेंगे धारिता क्या हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा हो जाएगी, यानी आवेश संग्रह का जो गुण होगा उतना ही ज़्यादा हो जाएगा उस प्लेट में। तो देखिए कारण क्या होता है धारिता के बढ़ जाने का प्लेटों के मध्य की दूरी कम करने से। देखिए कारण क्या होता है, इसका कारण यह है कि किसी दी हुई वोल्टेज पर संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी कम होने पर फील्ड फोर्स अधिक हो जाता है, जिससे फील्ड फ्लक्स यानी प्लेटों द्वारा एकत्रित आवेश अधिक हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे जो हमारा संधारित्र था, यहाँ पे जो प्लेट थी, अगर इसकी दूरी कम करेंगे तो यहाँ पे जो फील्ड फ्लक्स होता है ना, वो क्या होता है, अधिक हो जाता है, यानी आवेश को खींचने का जो गुण होता है वो ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए क्या होता है, आवेश की धारिता बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा आवेश संग्रह होगा धारिता उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको पता ही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, प्लेटों की मध्य की दूरी कम करने पर धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे कारक की ओर, परावैद्युत पदार्थ, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब देखिए संधारित्र के प्लेटों के मध्य रखे गए परावैद्युत पदार्थ के बढ़ने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो परावैद्युत पदार्थ हम यूज करते हैं संधारित्र की प्लेटों के मध्य, अगर उसको हम बढ़ाएंगे यानी जितना ज़्यादा यूज करेंगे उसकी धारिता उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे है, और ये क्यों हो जाता है, कारण देखिए कुछ पदार्थ फील्ड फ्लक्स के लिए कम विरोध उत्पन्न करता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो फील्ड फ्लक्स के लिए कम विरोध उत्पन्न करता है, अर्थात इसलिए जब ऐसे पदार्थों को संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखा जाता है तो संधारित्र अधिक आवेश एकत्रित कर सकता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे पदार्थ कह रहा है कि फील्ड फ्लक्स के लिए कम विरोध उत्पन्न करता है, यानी यहाँ पे जो हम परावैद्युत पदार्थ यूज कर रहे हैं वो फील्ड फ्लक्स के लिए ना कम विरोध कर रहा है, यानी जो फील्ड फ्लक्स है उसको मजबूती प्रदान कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आवेश का संग्रह ज़्यादा हो रहा है और क्या हो रहा है,
धारिता हमारी बढ़ जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ के यूज से धारिता का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की ओर। देखिए अगला टॉपिक दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि संधारित्र की विशेषताएं। जो हमारा संधारित्र होता है उसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि संधारित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, धारिता का मान क्या दिया गया है, धारिता का मान। इससे यह पता चलता है कि संधारित्र की धारिता कितनी है। इसके लिए कलर बैंड प्रणाली तथा बिंदु प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। देखिए संधारित्र जो होता है, धारिता के मान से यह पता चलता है कि जो हमारा संधारित्र है वो कितनी धारिता का है, यानी उसमें कितने आवेशों को संग्रहित किया जा सकता है। धारिता का मतलब यही जो होता है कि आवेश जो होते हैं, कोई संधारित्र है उसमें जो आवेश होंगे, कितने आवेश को हम उस संधारित्र में रख सकते हैं। तो यहाँ पे धारिता का मतलब यही हुआ। धारिता के मान से मतलब क्या होगा कि हम उसमें जो है कितना जो है संधारित्र कितने आवेश को एकत्रित रख सकते हैं या फिर कर सकते हैं। तो बाकी देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि इसके लिए कलर बैंड प्रणाली का तथा बिंदु प्रणाली का प्रयोग करते हैं। जिसे मान लीजिए कोई संधारित्र 5 माइक्रोफैरेड का है, तो इसके लिए मान लो रेड मान लिया, और कोई संधारित्र 10 फैरेड का है, 10 माइक्रोफैरेड का है, तो उसके लिए मान लिया क्या, ब्लू कलर का हो गया। तो इसके लिए बैंड प्रणाली का हम प्रयोग करते हैं। और देखिए यहाँ पे सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस, इससे यह पता चलता है कि धारिता के मान अधिकतम कितना विचलन हो सकता है। यानी सहनशीलता क्या होता है कि धारिता जो हमारी होती है, हमारी जो धारिता होती है, जो हमारा संधारित्र होता है, उसमें कितने आवेश को संग्रहित किया जा सकता है, यानी मैक्सिमम कितने आवेश को हम उस संधारित्र में आवेशित कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं। इससे सहनशीलता से हमें पता चलता है। और बाकी देखिए यहाँ पे आगे क्या है, वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग क्या है यहाँ पे हमारा, कि दिखा देते हैं आपको यहाँ पे कि संधारित्र की वोल्टेज रेटिंग है, बताती है कि संधारित्र पर अधिकतम कितनी वोल्टेज अप्लाई की जा सकती है। तो वोल्टेज रेटिंग से हमें यह पता चलता है कि जैसे हमारा कोई संधारित्र है, यहाँ पे इस पर हम कितने वोल्टेज को अप्लाई कर सकते हैं, वोल्टेज रेटिंग से हमें यह पता चलता है। और ताप गुणांक से देखिए आगे क्या है, फोर्थ वाला क्या है, ताप गुणांक। संधारित्र की धारिता के मान पर ताप परिवर्तन का प्रभाव ताप गुणांक से पता चलता है। तो यहाँ पे जो संधारित्र है उसका जो ताप परिवर्तन है कि उसमें कितना ताप का परिवर्तन हो रहा है, हम किससे पता लगाते हैं, ताप गुणांक से पता लगाते हैं। इसको प्रतिशत पर डिग्री सेल्सियस में प्रकट करते हैं। तो आशा करते हैं संधारित्र की जो विशेषताएं थी वो आपको समझ में आया होगा, और संधारित्र की जो परिभाषा थी, धारिता की जो परिभाषा थी, वो सब चीज़ें आप समझ में आपको आ गया होगा। बाकी बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक कि प्रतिरोधों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो प्रतिरोध जो क्या होते हैं पता है कि धारा के मान में रुकावट उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। आसान भाषा में क्या है, प्रतिरोध की परिभाषा आसान भाषा में यही तो होगी कि जो हमारी धारा होती है, यदि उसके मान में कुछ रुकावटें आ रही हैं तो प्रतिरोध के कारण ही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध को आपस में श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है। संयोजन का मतलब यही हुआ कि प्रतिरोध को दो रूप में जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। प्रतिरोध को कनेक्ट करने की दो विधियां हैं। पहली श्रेणी क्रम है, जो कि हम पढ़ेंगे, देखते हैं श्रेणी क्रम विधि क्या है। कि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कनेक्टेड तब कहे जाते हैं जब उनमें समान धारा प्रवाहित हो रही हो। दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कनेक्टेड तब कहे जाएंगे जब उसमें समान धारा प्रवाहित हो रही हो, अर्थात वे एक ही ब्रांच में हो। जैसे यहाँ पे देखिए इस वाले चित्र में कि यहाँ पे देखिए R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं। हमने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है और इसमें धारा क्या हो रही है, I मान की धारा सभी में प्रवाहित हो रही है। तो हम क्या कहेंगे श्रेणी क्रम प्रतिरोध में, कि जिसमें धारा समान रूप से सभी में प्रवाहित हो रही हो और एक ही ब्रांच में हो। यहाँ पे देखिए ब्रांच कितनी बन रही है, एक ही ब्रांच बन रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और देखिए यहाँ पे आगे क्या है, और यहाँ पे देखो वोल्टेज जो है अलग अलग हो। वोल्टेज क्या हो, यहाँ पे और लिख सकते हो कि वोल्टेज जो है अलग अलग हो। तो यहाँ पे वोल्टेज भी आप दिखा सकते हो, V1
V2 V3 वोल्टेज यहाँ पे अलग अलग है। और देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, जो हमारा प्रतिरोध है यदि हम उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पे चलिए निकालते हैं। हम देखते हैं कि इस प्रकार से हमारा आएगा। चित्र एक में यहाँ जो चित्र था हमारा, ये वाला चित्र जो है, उसमें देखिए कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं और इसमें बहने वाली धारा I है। इसमें बहने वाली धारा क्या है, I है, तथा प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज V1 V2 V3 है। V1 V2 V3 है। प्रत्येक प्रतिरोध R1 पे V1, R2 पे V2, R3 पे V3 है। तब हम क्या करेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या करेंगे, V1 बराबर I1 R1। यानी हम क्या, हमारा ओम के नियम क्या होता है, V बराबर I। पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, V1 बराबर I R1 हो जाएगा। दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, V2 बराबर I R2। तीसरे के लिए V3 बराबर I R3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब आगे क्या करने वाले हैं, इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे, माना प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R तुल्य है, तब कुल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी जो हमारा प्रतिरोध है, यदि हम तुल्य प्रतिरोध याद कर रहे हैं तो पूरा वोल्टेज क्या होगा, V हो जाएगा, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, V1 V2 V3 हमने मान ज्ञात कर रखा था उनके नियम से, तो यहाँ पे V1 का मान I R1 रखेंगे, V2 का मान I R2 रखेंगे, V3 का मान I R3 रखेंगे। I सभी में कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस I को इधर भेजेंगे तो V बाई I R1 प्लस R2 R3, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब देखिए आगे क्या है, चूंकि इस प्रतिरोध में बहने वाली कुल धारा I तथा कुल वोल्टेज V है, तब R तुल्य क्या होगा, V बटे I हो जाएगा। तब समीकरण 4 से देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे हम, V बटे I, यहाँ पे R तुल्य रख सकते हैं ना, तो R तुल्य यहाँ पे हमने रख दिया, तो R तुल्य क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का जो संयोजन आया, जो तुल्य प्रतिरोध आया, R1 प्लस R2 R3 आ गया। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन है आगे जो इसमें अप्लाई होंगे, अभी बता दे रहे हैं आप किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए, समांतर क्रम में संयोजन, यदि दो प्रतिरोध के दोनों सिरे आपस में एक ही बिंदु से जुड़े हुए हों एवं दोनों प्रतिरोधों पर वोल्टेज का मान समान हो तथा धारा अलग अलग हो तो वह समांतर में कहे जाएंगे। तो देखिए, समांतर क्रम में संयोजन कब कहेंगे, कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम कब कहलाएगा, जब यदि दो प्रतिरोध के दोनों सिरे आपस में एक ही बिंदु से जुड़े हों। जैसे यहाँ पे देखो R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है, इसका जो ए वाला सिरा है यहाँ पे जुड़ा है और इनका जो ए वाला सिरा है यहाँ पे जुड़ा है, तो ये कह रहा है यहाँ पे। और वोल्टेज का मान समान हो, यहाँ पे देखो वोल्टेज क्या है, सभी में हमने V लिया है, यहाँ पे जो वोल्टेज हमने लिया V लिया है। और धारा का मान क्या हो, अलग अलग हो, धारा का मान अलग हो, I1 I2 I3 हो, तो वह समांतर क्रम में कहे जाएंगे। तो इस प्रकार से समांतर क्रम में संयोजन इस प्रकार से होता है। और देखिए, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार से हम याद करेंगे, दिखा देते हैं आपको। चित्र 2 में, जो हमने चित्र 2 बनाया है, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं। देखिए, R1 R2 R3 समांतर क्रम में संयोजित हैं। माना इसकी वोल्टेज का मान V है, हमने मान लिया इसका वोल्टेज क्या है, V है, तथा इन्हें प्रवाहित होने वाली धारा I1 I2 I3 है, I1 I2 I3 है। तब पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, पहले प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से V बराबर I1 R1 होता है, तो यहाँ से I1 याद कर लेंगे, तो I1 क्या हो जाएगा, V बटे R1 हो जाएगा। अब देखिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए V बराबर I2 R2, तो I2 याद करेंगे तो V बटे R2 हो जाएगा यहाँ पे। तीसरे प्रतिरोध के लिए V बराबर I3 R3, तो I3 याद करेंगे V बटे R3 हो जाएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3। अब देखो, माना पहले प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R तुल्य है, तब प्रवाहित कुल, माना प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या है, R तुल्य है, तब प्रवाहित होने वाली कुल धारा I हो जाएगी तथा वोल्टेज भी हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, V हो जाएगा और धारा I हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या करेंगे हम, आगे क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तब R तुल्य बराबर V बटे I, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। R तुल्य बराबर क्या आ जाएगा, V बटे I हो जाएगा। तो देखो, धारा क्या हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। अब देखो, I1 I2 I3 हमने इसके पहले मान निकालना था, तो वहाँ से V बटे R1 V बटे R2 V बटे R3 रख देंगे मान, और I बाई V हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, V कॉमन करेंगे तो I बाई V हो जाएगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे V बाई I हमने निकाल रखा है R तुल्य,
V बाई आई हमने आर तुल निकाल रखा है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, आर तुल V बाई आई की जगह क्या रख देंगे, आर तुल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल प्रतिरोध आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले आपको निकालना आना चाहिए और फार्मूले याद होने चाहिए कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का तुल प्रतिरोध क्या होता है और श्रेणी क्रम में क्या होता है, क्योंकि इस पर कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। आगे चलिए देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। टॉपिक क्या है कि कैसे पहचाने प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है या फिर समांतर क्रम में। तो आपने अभी तक पढ़ लिया कि प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है। पहचानेंगे कैसे कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में है, क्योंकि अच्छा हम पहचान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ना कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में, तभी तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम पहचानना सीखेंगे। चलिए देखते हैं कुछ बिंदुओं के हिसाब से सीखेंगे कैसे कि प्रतिरोध कुछ श्रेणी क्रम अथवा समांतर क्रम में है, या समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। जैसे बिंदु एक क्या है, यदि दो प्रतिरोध एक ही ब्रांच में है, यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि दो प्रतिरोध एक ही ब्रांच में है तथा उनमें समान धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात जिस बिंदु पर हैं वे जुड़े हैं वहाँ से कोई और ब्रांच नहीं निकल रही है, तो यह प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा परिपथ है R1 R2 R4 R5 R3। एक में देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, R1 R2 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से धारा अगर बह रही है तो यहाँ पे दो भागों में बट रही है। और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे धारा आ गई तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे धारा गई, फिर यहाँ पे जब धारा गई तो यहाँ पे आई, यहाँ पे जब धारा बटी नहीं, मतलब R5 R4 और R5 क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि R तुल R4 R5। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, बाकी अभी दिखा दे रहे हैं कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि देखो, यदि दो प्रतिरोध के दोनों सिरे आपस में जुड़े हैं अतः उनके एक्रॉस वोल्टेज समान है, तो यह प्रतिरोध समांतर में कनेक्टेड होंगे। जैसे चित्र में देखिए, चित्र एक में R1 R2 समांतर क्रम में कनेक्टेड हैं, जो हमें चित्र एक से पहले दिखाया था R1 R2 समांतर क्रम में ही तो था। क्या कह रहा था कि यदि दो प्रतिरोध के दोनों सिरे आपस में जुड़े हैं अतः उनके एक्रॉस वोल्टेज समान है, तो यह प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पे देखिए R1 R2 का जो सिरा है यहाँ पे आकर के जुड़ा है, मतलब एक ही रूप में जुड़ा है, तो इसीलिए क्या है, R1 R2 समांतर क्रम में है। और इसको हम क्या दिखाएंगे, R1 R2 बटे R1 प्लस R2 तुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यदि उपरोक्त दोनों बिंदुओं में एक और दो से कोई भी लागू नहीं होता है तो प्रतिरोध ना तो श्रेणी क्रम में और ना ही समांतर क्रम में। जैसे यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे R1 R2 अलग अलग था और यहाँ पे क्या था, दोनों सिरे आपस में जुड़े थे, तो हमने देख लिया कि हाँ समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में तुल प्रतिरोध इस प्रकार से याद कर लिया। और यहाँ पे देखा कि धारा का जो मान है, यानी ब्रांच अलग अलग नहीं है, धारा में समान बह रही है यहाँ पे, तो हमने R4 और R5 को क्या लिख लिया, जोड़ लिया, आपस में श्रेणी क्रम में कर लिया। अब देखिए जब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि उपरोक्त दोनों बिंदुओं में से एक और दो से कोई भी लागू नहीं होता है तो प्रतिरोध ना तो श्रेणी क्रम में होगा ना ही समांतर क्रम में होगा। अब क्या करेंगे, अतः ना तो इसकी वोल्टेज सेम है ना ही धारा सेम है, अतः इन्हें तुल प्रतिरोध से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं, मतलब तुल प्रतिरोध ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे चित्र एक में देखिए R1 R2 और चित्र दो में देखिए यहाँ पे I1 की धारा बह रही है R1 R2 और यहाँ पे I1 माइनस I2, मतलब धारा यहाँ पे विभाजित हो रही है। एक R3 है, यहाँ पे I2 धारा यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे देखते चित्र इसमें देखिए क्या है, क्या लिखा है कि चित्र एक में R1 R2 श्रेणी क्रम में तुल प्रतिरोध में प्रतिस्थापित हो सकते हैं। यहाँ पे तुल प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि धारा देखो यहाँ पे धारा समान बह रही है, फिर ऐसे ऐसे आकर के यहाँ पे मिल जा रही है, धारा नहीं बढ़ रही है, मतलब समान श्रेणी क्रम में है, इसका हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए परंतु चित्र बी में R1 व R2 श्रेणी क्रम में नहीं है। यहाँ पे देखिए R1 R2 श्रेणी क्रम में नहीं है क्योंकि R1 व R2 को जोड़ने वाली बिंदु पर एक अन्य ब्रांच R3 है। यहाँ पे देखिए इनके बीच में R3 एक ब्रांच निकल रही है, मतलब R1 और R2 श्रेणी क्रम में नहीं है, जो करंट को डिवाइड कर रही है, जो धारा को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, इसलिए R1 R2 श्रेणी क्रम में नहीं है, यहाँ पे ये बता रहा है। और बाकी आगे देखिए क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि
अतः R1 R2 में धारा अलग अलग होगी। अतः चित्र बी में R2 R3 लगातार समांतर, R2 R3 समांतर में है क्योंकि दोनों प्रतिरोध के दोनों सिरे आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि R2 R3 समांतर में है, कहने मतलब जो R2 है R3 है ये समांतर में है, ना कि R1 R2 समांतर में है। तो यहाँ पे ये कह रहा था। और बाकी चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए चित्र 1 में प्रदर्शित नेटवर्क को AB से देखने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ये हमारा चित्र 1 है, AB से देखेंगे मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे करके AB यहाँ से यहाँ तक देखना है और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे। नेटवर्क को AB से देखने पर 4 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में। यदि हम AB से देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ से धारा यहाँ पे आई, फिर धारा यहाँ से गई, यहाँ पे देखो धारा समान आ रही, मतलब यहाँ पे धारा विभाजित नहीं हो रही, मतलब 4 ओम 2 ओम क्या है श्रेणी क्रम में है। तो क्या करेंगे 4 और 2 को जोड़ लेंगे तो क्या हो, कितना आ जाए 6 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जब 6 ओम यहाँ पे आ जाएगा तो 6 ओम और 3 ओम क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, 6 ओम यहाँ पे हो जाएगा और 3 ओम और 6 ओम क्या हो जाएगा यहाँ पे समांतर क्रम में हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ से जब धारा जाएगी तो यहाँ भी बटेगी, फिर आगे जाएगी यहाँ भी बटेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 ओम 3 ओम समांतर क्रम में हो जाएगा। तो 1/R1 निकाल लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 9/18 आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9/18 आ जाएगा, यानी R1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे देखो हमने बना दिया, जब यहाँ पे इनको सॉल्व किया, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व किया तो 6 आ गया, जब इनको सॉल्व किया क्या आ गया 2 आ गया। अब 8 और 2 यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा, 8 2 श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब चित्र 2 से RAB क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 ओम 8 ओम के रूप में उस चित्र को बना लिया, तो 8 2 क्या हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना था। ऐसे क्वेश्चन इसी टाइप से दिया रहेगा, कहेगा कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए AB से देखने पर या फिर BA से देखने पर। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।